हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आपको अपने पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको शुरू किया था और हमने आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, कोई भी दो आपके पारदर्शी माध्यम है, तो उसमें जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। अपना मूल मार्ग तो ये इसका हो गया, इससे कुछ विचलित हो जा रही है, चाहे वो अभिलंब से दूर हटे, चाहे वो अभिलंब के पास आए। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक प्रकाश किरण जो आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण, और जो निकल रही है दूसरे माध्यम में वो क्या होती है? अपवर्तित किरण होती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, आई और आर। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि माध्यम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम क्या था? जिसमें प्रकाश किरण जो थी अभिलंब के पास थी, और विरल माध्यम क्या था? जिसमें प्रकाश किरण अभिलंब से दूर थी। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सघन माध्यम है हमारा और ये विरल माध्यम है, तो अगर प्रकाश किरण आएगी सघन माध्यम में, विरल माध्यम में वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये विरल है और ये सघन है, तो विरल से सघन में अगर जा रही है तो वो अभिलंब के पास आपकी आ जाएगी। यानी सघन माध्यम का जो कोण होता है वो कम होता है और विरल माध्यम का जो कोण होता है वो ज़्यादा होता है। ये भी हमने आपको बताया था कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है। जैसे कि आप अगर कहीं भीड़ भाड़ की जगह पे साइकिल चलाओगे तो आपकी चाल कम हो जाएगी, गाड़ी चलाओगे तो आपकी चाल कम रहेगी। वैसे ही प्रकाश भी जो है वो सघन माध्यम में उसकी चाल कम होती है और विरल माध्यम में जो होती है उसकी चाल जो है वो ज़्यादा होती है। यानी माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो हमने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हम लोग जो है वो 3 माध्यम यूज़ करके चलते हैं। हमने आपको ये भी बताया था, एक एयर यूज़ करते हैं ए, और एक वाटर यूज़ करते हैं, एक डब्ल्यू, और एक ग्लास यूज़ करते हैं हम लोग जो है वो जी। ग्लास यानी वायु, जल और कांच। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके पहले हमने अपवर्तन बताया था और अपवर्तन के नियम बताए थे। अपवर्तन का नियम क्या था? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, मिलते हैं। और दूसरा, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा विशेष रंग के लिए पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का साइन जो है, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसे हम लोग n कहते हैं, और ये 1n2 कहलाता है, जिसे हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी अपवर्तनांक को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि 1n2 जो है वो आपका v1/v2 के बराबर होता है। यानी उन दो माध्यमों, 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और v1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, v2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जा रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे, और जिस माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर होती है। इसका मतलब अपवर्तनांक जो होता है वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो जैसे हम जानते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, इसलिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। और पिछले क्लास में मैंने आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बताया था। n बराबर क्या होता है? वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हम क्या कहते हैं? उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट या परम अपवर्तनांक कहते हैं। c/v, n बराबर c/v। c क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। और इसका हमने आपको बताया था कि इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये शुद्ध निष्पत्ति होती है। ये सब चीज़ें हम लोग अपने पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आपको उत्क्रमणीयता पढ़ाएंगे। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।
मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश किरण जा रही है, सपोज़ ये आपका है एक मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1, और एक क्या हो गया, मीडियम 2 हो गया। ये हमारा अभिलंब खिंच गया। ये हमारा क्या है, अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल है। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु हो गया। यहाँ से सपोज़ एक प्रकाश किरण आई, ये आपतित किरण हो गई AO, और ये दूसरे माध्यम में ये जा रही है। चित्र के अनुसार ये समझ लो सघन है, ये विरल हो गया। ये आपतन कोण हो गया, और ये अपवर्तन कोण हो गया, ये OB आपकी। तो AO जो है वो क्या है, आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण हो गई। और OB क्या हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। और ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अब अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए किरण लेते हैं, तो इसके लिए स्नेल का नियम हम लोग लगाएंगे। जो दूसरा नियम था वो स्नेल का नियम था, 1n2 बराबर क्या था आपका, साइन I अपॉन साइन R, क्योंकि पहले माध्यम में कोण I है, दूसरे माध्यम में R है। यही है स्नेल का नियम। ये समीकरण 1 होगा। अब अगर हम प्रकाश किरण उल्टा इसी मार्ग में जाए, यानी दूसरे माध्यम से जाके, तो ये पहले माध्यम में निकल जाएगी। दूसरे माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, आपतित किरण ये हो जाएगी, अपवर्तित किरण ये हो जाएगी, आपतन कोण R हो जाएगा, अपवर्तन कोण I हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो ये 2n1 लिखा जाएगा, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, साइन, अब यहाँ पे माध्यम कोण क्या है, R बटे साइन क्या प्राप्त होगा, I। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए, इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या काम करें, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे 2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1n2 गुणे 2n1 बराबर साइन I अपॉन साइन R गुणे साइन R बटे साइन I। साइन I कट गया, साइन R कट गया, तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 हो गया। तो हमारे पास 1n2 क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही बोलते हैं अपवर्तनांक। और 2n1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इट मीन्स ये है कि अगर आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो, तो दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल सकते हो। तो जैसे 1n2 का मान अगर निकालना है तो 1 अपॉन 2n1 हो जाएगा, देखिए बटे में चला जाएगा, या 2n1 निकालना है तो क्या होगा, 1 अपॉन 1n2 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जो है अपने जो फिज़िक्स में हम लोग यूज़ करते हैं 3 मीडियम, वो हमने बताया था, एयर वाटर ग्लास यूज़ करते हैं, जिसमें एयर जो है सबसे विरल होती है, ग्लास जो होता है सबसे सघन होता है। तो अगर हम एयर वाटर ग्लास के लिए ले, तो देखिए ANW इंटू WNA बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ से अगर ANW निकालना है तो 1 अपॉन WNA हो जाएगा, या WNA निकालना है तो 1 अपॉन ANW हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ANG इंटू GNA बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे हम लोग अगर ANG निकालना होगा तो 1 अपॉन GNA हो जाएगा, और अगर GNA निकालना है तो 1 अपॉन ANG हो जाएगा। और अगर हमें WNG और GNW की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हम WNG बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन GNW, या GNW निकालना है तो 1 अपॉन WNG। अब यहाँ पे ये ANG GNW ये सब है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ANW का मतलब क्या है, WNA का मतलब क्या है, ANG का मतलब क्या है, GNA का मतलब क्या है, WNG का मतलब क्या है, और GNW का मतलब क्या है। अब आप देख सकते हो ANW, A मतलब
एयर, डब्ल्यू मतलब वाटर, वायु जल। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का होता है, तो एयर के सापेक्ष किसका, वाटर का, यानी जल का, वाटर का अपवर्तनांक है ये, अपवर्तनांक। अब WNA क्या हुआ, वाटर के सापेक्ष किसका होगा, एयर का अपवर्तनांक। ठीक है। अब ANG का मतलब एयर के सापेक्ष, जी का मतलब क्या हुआ, ग्लास हुआ, यानी ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। और GNA का मतलब क्या हुआ, ग्लास के सापेक्ष एयर यानी वायु का अपवर्तनांक। WNG यानी वाटर के सापेक्ष किसका, ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। और ये इसका मतलब क्या है, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। तो इसको हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और हमने आपको बताया था C क्या है, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग किसमें, वायु या निर्वात में। ठीक है ना। इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लीजिए आपको प्रकाश का वेग लिखना है किसी मीडियम में, VM लिख देंगे, यानी मीडियम में प्रकाश का वेग हो जाएगा, मीडियम यानी माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए VW लिखा है तो यानी क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश का वेग हो जाएगा, प्रकाश का वेग। और अगर VG लिखा हुआ है तो यानी कांच में, यानी ग्लास यानी कांच में प्रकाश का। ये सब आपके क्या है, सिंबल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अब इस पर आधारित हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे। सपोज पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हो तो ज्ञात कीजिए। हम एक ही प्रश्न में सब कुछ ले लेते हैं। ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जल में प्रकाश का वेग। दूसरा, कांच में प्रकाश का वेग। तीसरा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हमने केवल 3/2 4/3 लिखा है, इसके साथ कोई मात्रक नहीं लिखा। चौथा, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। और आपको एक चीज़ ज्ञात है, क्या है, वायु में प्रकाश का वेग यानी C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमें ज्ञात है। अब इसका प्रयोग करते हुए हम लोग एक एक काम करेंगे। पहला आपको सॉल्यूशन जो है इसका, देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है। C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। अब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW दिया है 4/3 और ANG दिया है 3/2। अब आपको निकालना क्या क्या है। पहली कंडीशन आपको क्या निकालनी, जल में प्रकाश का वेग यानी VW निकालना है। ठीक है।
दूसरी कंडीशन आपको कांच में प्रकाश का वेग यानी Vg निकालना है। तीसरी कंडीशन आपको क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA निकालना है। और चौथी कंडीशन आपको क्या निकालनी है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी WNA निकालना है। अभी हमने पीछे जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं पर आधारित आपको ये यूज़ करना है। पहले कंडीशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, VW निकालना है, तो पहले को सॉल्व करेंगे। A एंड W बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, यही सूत्र था आपका। अब इसको हम यूज़ कर लें। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है VW, तो आपका क्या हो जाएगा, VW बराबर C अपॉन A एंड W कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब VW बराबर कितना होगा, C का मान है 3 × 10⁸ अपॉन A एंड W का मान कितना है, 4/3 है, 4/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला आएगा, यानी 3 × 3/4 × 10⁸। अब देखिए VW बराबर 3 3 कितना हो गया, 9/4 × 10⁸। 4 से भाग दोगे 9 को तो कितना आएगा, 9 को अगर हम 4 से भाग दें, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, 2.25 यानी 2.25 × 10⁸। तो VW कितना हो गया आपके पास, देखिए 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जल में जो प्रकाश का वेग है वो कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा Vg निकालेंगे। Vg के लिए ANG का प्रयोग करेंगे। ANG बराबर C अपॉन Vg, तो Vg बराबर कितना हो जाएगा, C अपॉन ANG। अब Vg यानी जल में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग, C का मतलब है 3 × 10⁸, ANG का मान हमारे 3/2 है, यह हो गया। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 3 × 2/3 × 10⁸। अब 3 एकम 3 कट गया, अब बचा 2, तो Vg बराबर कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख सकते हो कि वायु में कितना था, C यानी VA जो था वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और जल में कितना था आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और कांच में कितना है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जैसे जैसे माध्यम सघन हो रहा है वैसे वैसे उसका प्रकाश का वेग घटता जा रहा है, परंतु उसका अपवर्तनांक जो है वो बढ़ता जाता है। अब तीसरी कंडीशन आपको क्या निकालना है, हमें कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमें निकालना है GNA। तो GNA बराबर क्या होता है, 1/ANG होता है, हम लोगों ने डिराइव किया। तो GNA ANG का मान हमें दिया हुआ है 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो GNA बराबर कितना हो गया, 2/3। इसको भाग देना चाहें तो 0.67 आ जाएगा। और चौथी कंडीशन हमको क्या निकालनी है, WNA, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/A एंड W हो जाएगा, और A एंड W का मान हमें पता है 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 भाग देंगे तो 0.75, तो WNA का मान कितना प्राप्त हो गया हमको। तो ये जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वैल्यूज़ खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए सारे, और कभी भी क्योंकि क्वेश्चंस तो हम करने के लिए आपको एक साथ ही देंगे जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, पर ये जो नोट्स हम आपको लिखा रहे हैं ये आप लिखते चलिए। लिखने के बाद आपको अपनी कॉपी बना लेनी है, मेंटेन कर लेनी है, और बीच में जब भी आपको टाइम मिले आप आकर के हम लोगों से चेक करवा सकते हैं। हम लोग 10 से 1 तक स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं। अभी तो 2 दिन लॉकडाउन है, इसके बाद आपका मंडे से जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग 10 से 1 के बीच में रहेंगे। आप कभी भी आकर अपनी कॉपियों को हम लोगों से चेक करवा सकते हैं, और क्वेश्चंस वगैरह हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।